इस वीडियो में हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर डिस्कस करेंगे। आधारभूत प्रमेय क्या है अंकगणित का, ये जानने से पहले हमें सबसे पहले कुछ टर्म्स जान लेने होंगे, जैसे कि विभाज्यता के आधार पर संख्याओं का वर्गीकरण। विभाज्यता के आधार पर संख्याओं का वर्गीकरण। यहाँ संख्याओं से हमारा मतलब है प्राकृतिक संख्याएं। आप चाहें तो इसको धन पूर्णांक संख्याएं भी कह सकते हैं, धन पूर्णांक संख्याएं। तो यहाँ हम प्राकृतिक संख्या या फिर धन पूर्णांक संख्या को लेकर ही ये वर्गीकरण करने वाले हैं। यानी प्राकृतिक संख्याओं या फिर धन पूर्णांक संख्याओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला तो भाज्य संख्याएं और दूसरा अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। और अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो इस तरह से प्राकृतिक या पूर्णांक संख्याओं को अगर हम विभाज्यता के आधार पर बांटे तो इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर और अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अब ये भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं या फिर कंपोजिट नंबर या प्राइम नंबर क्या है, तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्याओं को समझ लेते हैं, फिर इसके आधार पर भाज्य समझ लेते हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं, वे संख्याएं जो स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से तो भाज्य संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं जो स्वयं अथवा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी प्राइम नंबर्स वे नंबर हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी, वही संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे सबसे जो छोटा अभाज्य संख्या होता है वो 2 होता है, क्योंकि एक को तो इस लिस्ट में रख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। ये ना तो भाज्य है, ना तो प्राइम नंबर है, और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। ये दोनों के श्रेणी से बाहर है। प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर दोनों के श्रेणी से बाहर है, तो इसलिए इसको हम ले ही नहीं रहे हैं, है ना। वैसे ही 31। तो ऐसे करके वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से भी विभाजित नहीं होती हैं, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वहीं भाज्य संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, 9 भी है, 3 3 9, 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है ये। ऐसे ही 10 है। तो ऐसे करके ये जो संख्याएं आप देख पा रहे हैं यहाँ, ये सभी भाज्य संख्या हैं और ये अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से संख्याओं का वर्गीकरण कर लिया। अब चूंकि हमने भाज्य और अभाज्य ये 2 तरह की संख्याओं को जान लिया है, इस क्रम के अतिरिक्त कोई और भी तरीका है इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में बदलने का, कोई और तरीका नहीं है, अद्वितीय है। यानी कि इसके अतिरिक्त हम कोई भी और ऐसा तरीका नहीं जानते हैं, या ऐसा कोई तरीका पॉसिबल है ही नहीं जिससे 6 के अभाज्य गुणनखंड को हम प्रदर्शित कर सकें। स्टेटमेंट का मतलब यही है। इस स्टेटमेंट का सरल अगर अर्थ कहें तो ये है कि किसी भी भाज्य संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड है वो अद्वितीय होता है, उसके जैसा कोई और नहीं होता। यानी किसी दूसरे तरह से उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, सिवाय उसके क्रम के। क्रम को अगर इग्नोर कर दें, क्रम छोड़ दें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम 24 ले लें, 2 × 2 × 2 × 3 इसका फैक्टर होगा, जो कि अभाज्य संख्याओं से बना हुआ एक फैक्टर है। अभी आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसको कोई और किसी और तरीके से तभी लिख सकता है जब इसके क्रम में चेंजिंग कर दे।
क्रम में चेंज अगर ना करें तो कोई और तरीका है ही नहीं 24 को अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करने का। ये बहुत कोई करेगा तो 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकता है, कोई ऐसा कर सकता है 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कर सकता है, ऐसा कर सकता है, कुछ ऐसा भी कर सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 है, तो सब में 3 बार 2 और 1 बार 1, यानी कहने का मतलब 2 पावर, अगर इसको हम इंडेक्स फॉर्म में लिखें या एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1। क्या इसके अतिरिक्त कुछ और भी है इसमें, या कोई ऐसा कह सकता है कि इसके अतिरिक्त कोई और गुणनखंड हम कोई और गुणनखंड में या किसी और तरह के अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कर सकते हैं। भाज्य में तो बहुत सारे तरीके हैं, भाज्य में तरीके हैं 24 को दिखाने के 3 गुणे 8, ऐसा कोई कह सकता है बिना क्रम के, 6 गुणे 4 12 गुणे 2, ठीक है, 24 गुणे 1, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये सारे तरीके हैं, इतने सारे तरीके हैं, यानी 24 के भाज्य गुणनखंड को दिखाने के इतने सारे तरीके हैं, लेकिन 24 के अभाज्य गुणनखंड को दिखाने के इसके अतिरिक्त एक ही तरीका होता है, इसके अतिरिक्त कोई तरीका ही नहीं होता है। तो यही ये कथन कहता है कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड को, किसी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड को हम किसी और तरीके से व्यक्त नहीं कर सकते हैं एक तरीके के अतिरिक्त। मतलब एक ही तरीका होता है, एक के अलावा कोई तरीका होता ही नहीं है, जिसको अद्वितीय कहा जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई भी वस्तु एक ही है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं उसके जैसा, तो हम उस वस्तु को अद्वितीय कहते हैं, यानी जिसके जैसा कोई और दूसरा ना हो। अंग्रेजी में उसको यूनिक कहते हैं। तो किसी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है, उसको किसी और तरीके से नहीं लिखा जा सकता है। लेकिन वहीं ये संख्या का भाज्य गुणनखंड कई तरीकों से लिखा जा सकता है। ये सब भाज्य गुणनखंड है। मान लीजिए 8 डिविजिबल है, 6 डिविजिबल है, 4 भी डिविजिबल है, 12 डिविजिबल है। ये मान लीजिए ये क्या कहते हैं, प्राइम नंबर है, लेकिन ये तो डिविजिबल है ना, ये तो कंपोजिट नंबर है, यहाँ ये भी कंपोजिट नंबर है। तो ये भाज्य संख्याओं का भाज्य गुणनखंड एक से अधिक तरीके हो सकते हैं, लेकिन किसी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड का कोई और तरीका नहीं होता है। केवल हम क्रम में चेंजिंग कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये पहले ही कह दिया हुआ कि क्रम को अगर हम इग्नोर करें तो वो अद्वितीय होता है, यानी उसके जैसा कोई नहीं होता है। तो आप, मुझे लगता है ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय समझ गए होंगे। अब इस प्रमेय को समझ लेने के बाद इस प्रमेय को अप्लाई करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमें पता चल सके कि आखिर हमने ये प्रमेय क्यों पढ़ा। अद्वितीय होता है ये तो हम पहले भी जानते थे, लेकिन इसका यूज कहाँ है और इस स्टेटमेंट के पढ़ लेने का मतलब क्या है। क्योंकि काफ़ी लोगों को ये आर्ग्यूमेंट रहता है कि एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, a+b का होल स्क्वायर कहाँ आता है, tan थीटा कहाँ आता है, sin थीटा जीवन में कहाँ आता है। आप जब पढ़ने विद्यालय जाते हैं, खैर ये वीडियो उसके लिए नहीं है, हम कभी बाद में कभी इन सब पे डिस्कस करेंगे, तो ये सारी चीज़ें कभी डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में। लेकिन इतना समझ लीजिए कि यहाँ हमने जो पढ़ा, इस प्रमेय को पढ़ा, इस प्रमेय का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, ये सार्थक कर देने वाली बात है। ये इसकी सार्थकता को सिद्ध करेगी कि आखिर इसका यूज करके हम कर क्या सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस इस पर आधारित। प्रश्न ये है कि जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है, जहां n एक प्रकृत संख्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या n का कोई भी ऐसा मान, जहाँ की n एक प्राकृत संख्या है, तो n के मान, संभावित मान 1 2 3 4 ... जितने चाहे उतने ले सकते हैं, ये हो सकते हैं। तो कह रहा है कि क्या n के इन सभी मानों में से कोई मान ऐसा है जिसको इसके ऊपर रख दिया जाए और इसका जो ये इकाई अंक है वो 0 हो। ऐसा कोई ऐसा मान है? तो मैनुअली अगर हम आगमन विधि से देखें, इंडक्शन मेथड देखें, तो या हिट एंड ट्रायल अगर कहें हम, तो हम 4 पावर अगर 1 रखते हैं, n का मान 1 रखते हैं तो 4 होगा, ये 0 से समाप्त नहीं हो रहा है। 4 पावर 2 रखें, ये भी 0 से समाप्त नहीं हो रहा है। 4 पावर 3 रखें तो ये भी 0 से समाप्त नहीं होगा, क्योंकि फिर इसमें हमें 4 से गुणा करना होगा, क्योंकि इसका मतलब होगा 4 × 4 × 4, 4 चौको 16 चौको 64, तो यहाँ 4 ही हो रहा है। यानी ये हर बार किससे समाप्त होगा? 4 से समाप्त होगा, यानी इसका इकाई अंक 4 होगा हमेशा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा कोई प्रकृत संख्या है ही नहीं जिसके लिए 4 पावर n का वैल्यू 0 पर समाप्त हो। ऐसा कोई n एग्जिस्ट नहीं करता है, मौजूद नहीं है। लेकिन इसको अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पे हम इसे सॉल्व करेंगे, ऐसा तो लिख नहीं सकते हैं। हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का यहाँ प्रयोग करेंगे।
तो इससे पहले कि हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को प्रयोग करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, एक छोटा सा तथ्य हमें जान लेना जरूरी है जो कि इसमें मदद करेगा समझने में, इसके सॉल्यूशन को समझने में। जैसे मान लीजिए कि 6 ही ले लें, ये एक भाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड होगा 2 गुणे 3। अभाज्य गुणनखंड इसका 2 गुणे 3 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, यानी कहने का मतलब 6 2 से विभाज्य है और 6 3 से विभाज्य है। तो यहाँ हम एक तथ्य दिमाग में रख सकते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या का जो भी अभाज्य गुणनखंड होता है, अभाज्य गुणनखंड में सम्मिलित जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सभी इसको पूरी तरह से विभाजित कर सकती हैं। ये एक स्टेटमेंट भी था। तो या भाज्य संख्याओं का यही परिभाषा भी है कि वो किसी न किसी संख्या से विभाज्य हो जाए। लेकिन यहाँ फैक्टर के तौर पे हम इसको समझ लेते हैं कि इनमें से कोई भी, यहाँ चाहे संख्या जितनी भी बड़ी हो, 24 ही ले लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी ये 2 और 3 दोनों से ही विभाज्य है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी भाज्य संख्या अपने गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंड हो या फिर भाज्य गुणनखंड ही क्यों ना हो, जो यहाँ हम अभाज्य गुणनखंड ही ले रहे हैं, किसी अपने जितने भी अभाज्य गुणनखंड उसके हैं उनमें से सभी संख्याओं से वो विभाज्य होता है। इस तथ्य को हम ये समझ लेते हैं। अब इस तथ्य को लेकर के हम समझते हैं कि इसको हल कैसे करें। हल में हम लिखेंगे यदि n के किसी मान पर 4 पावर n शून्य पर समाप्त होती है, तो जरा सोचिए कि n का यहाँ कोई हमने ऐसा मान लिया जिस पर यहाँ कुछ नंबर आए और एट लास्ट n के किसी मान के लिए इस संख्या का वैल्यू 2 4 5 6 8 कुछ भी x लास्ट में 0 आ जाता है। तो आप ये जानते हैं किसी संख्या के अगर लास्ट में 0 ऑलरेडी है तो अब बच क्या जाता है, 0 को पूरा करने के लिए 5 बच जाता है। यानी कि किसी भी तरह से यहाँ 5 होना अनिवार्य है। 5 की विभाज्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में, ये छोटी कक्षाओं में भी पढ़ाया जाता है। जब गुणनखंड पढ़ाना होता है तो वहाँ 6 8 0 होना चाहिए। 3 से विभाज्यता के लिए सभी डिजिट को जोड़ देते हैं उस नंबर के और फिर 3 से डिवाइड करते हैं। अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। ऐसे आपने विभाज्यता का बहुत सारा जितने भी अभाज्य संख्या हैं उन पे विभाज्यता के नियम आपने पढ़े होंगे। यहाँ आप उन सभी का यूज नहीं करना है आपको। यहाँ आप सिर्फ इकाई अंक जो यहाँ मौजूदा परिस्थिति है उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि यदि 4 पावर n 0 पर समाप्त होता है तो यह संख्या यानी 4 पावर n 5 से डिविजिबल होगा, यानी 5 से विभाज्य होगा। तो हम इस स्टेटमेंट को या इस क्लाज को पूरा करते हैं और लिखते हैं यदि ऐसा है तो 4 पावर n 5 से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्य होगी का मतलब कि अगर इसका गुणनखंड करें, इसको ये भी लिख सकते हैं, गुणनखंड करें तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं कि यदि n के किसी मान पर 4 पावर n शून्य पर समाप्त होती है तो 4 पावर n का अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड में 5 अनिवार्य रूप से होगा। क्योंकि आप ये जानते हैं आधारभूत प्रमेय में कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। जो संख्या उसमें होनी चाहिए वो हर हाल में होती हैं। तो इस तरह से 5 किंतु 4 पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 होल पावर n इज इक्वल टू 2 इन 2 पावर 2, क्योंकि 2 2 बार है, 2 बार है तो इसलिए 2 पावर 2 लिख देंगे। पावर n इज इक्वल टू पावर से पावर का मल्टीप्लाई होता है, आप ये जानते हैं के नियम से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 पावर 2n, यहाँ लिखेंगे 2 पावर 2n। तो हम ये देख रहे हैं कि इसके गुणनखंड में केवल और केवल क्या है, 2 है, आधार में 2 है, कहीं 5 नहीं है। तो लिखेंगे किंतु 4 पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पावर होल पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 2 होल पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 2n। लिखेंगे किंतु 4 पावर n के अभाज्य गुणनखंड
2 पावर 2n में 5 नहीं है, अतः यह संभव नहीं है कि 4 पावर n शून्य पर 4 पावर n अंक अतः शून्य पर समाप्त हो। ठीक है, गुणनखंड किया तो लिखा चूंकि 4 पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 पावर 2n में 5 नहीं है, यहाँ आधार में कहीं 5 नहीं है, तो अतः यह संभव नहीं है कि 4 पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। यानी 4 पावर n का जो मान है वो किसी भी n के मान के लिए इस पूरे का मान 0 पर समाप्त होगा अथवा इकाई अंक 0 होगा, ऐसा संभव नहीं है। सिद्ध हुआ। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा, और इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप बखूबी इस तरह के प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं, अगर आपको विभाज्यता का तर्क देना आता है तो, और अगर आपने इसको ठीक ढंग से समझा है तो। ऐसे ही कोई और भी नंबर ले लेते हैं और उसको ऐसे ही समझ लेते हैं इसके आधार पे कि जैसे मान लीजिए कि 15 पावर n क्या n के किसी भी मान के लिए अंक 2 पर समाप्त होगा? अंक 2 पर समाप्त होगा। तो आप इसी तर्क का प्रयोग करेंगे जिस तर्क का हमने यहाँ प्रयोग किया है। यहाँ जो हमने 5 लिखा है, यहाँ 5 ना लिखेंगे, यहाँ देखेंगे कि कोई भी संख्या अंक 2 पर कब समाप्त होता है, जबकि वो 2 से विभाज्य हो। 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं ही अंक 2 पर समाप्त होती हैं, क्योंकि आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 2 यानी 2 से विभाज्यता की इसी संख्या के इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी संख्या हो तो वो 2 से विभाज्य होता है। तो इस तरह से यहाँ तर्क लिखेंगे कि यदि n के किसी मान पर 15 पर n शून्य नहीं, यहाँ 2 लिखेंगे, 2 पर समाप्त होती है तो 15 पावर n 2 से विभाज्य होगी। किंतु अब यहाँ उसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके फैक्टराइजेशन में 3 × 5 होगा, क्योंकि 15 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 × 5 होगा और उस पर पावर n होगा। अब लिखेंगे चूँकि 15 पर n के अभाज्य गुणनखंड 3 × 5 पर n में 2 नहीं है, अतः यह संभव नहीं कि 15 पर n अंक 2 पर समाप्त होता हो। तो मुझे लगता है इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस लेकर के आप खुद से क्वेश्चंस लेकर के कर सकते हैं, क्वेश्चन क्रिएट करके कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ऐसे ही एक आध क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ, जैसे कि 6 पावर n क्या 0 पर समाप्त होगा? इसके जाँच 2 पर समाप्त होगा, इन दोनों पे ही जाँच कर लेंगे कि 6 पावर n 0 पे समाप्त होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। 2 पे समाप्त होगा कि नहीं होगा। तो ये 3 क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसके बारे में मैंने वर्किंग प्रोसेस बताई दिया, ऐसे ही वर्क करेंगे जैसे इस पे हमने स्टेप्स किए हुए हैं, उसी स्टेप्स को आप इन संख्याओं पर भी या इन क्वेश्चंस पे भी लागू करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको ठीक ढंग से समझ में आया होगा।